to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में एक बड़े से परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां साल 2022 में कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन और पूजा के लिए आए ही थे। इसी मंदिर के बगल में आलमगीरी मस्जिद मौजूद है, जिसे आम भाषा में ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर 4 तहखाने मौजूद हैं, जिसमें से दक्षिणी कोने पर मौजूद एक तहखाने को व्यासपीठ, व्यास तहखाना या ज्ञानवापी तहखाना कहा जाता है। इस तहखाने का इतिहास हम 31 जनवरी के बुलेटिन में बयान कर चुके हैं। सुविधा के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खैर, इस व्यासपीठ से जुड़े शैलेंद्र पाठक व्यास ने वाराणसी कोर्ट में बीते साल सितंबर के महीने में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने की मांग की। मामले में सुनवाई हुई। 31 जनवरी के दिन जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि वह उक्त तहखाने में 7 दिनों के भीतर पूजा पाठ शुरू करने की व्यवस्था कर दें। हम यहाँ एक एडिशनल जानकारी अनथा करना चाहेंगे, वो ये कि फैसला देने के ठीक अगले दिन यानी 1 फरवरी को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हो गए। यानी अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन उन्होंने तहखाने में पूजा कराने का आदेश दिया। 31 जनवरी की दोपहर आए आदेश का असर उसी दिन देर रात दिखने भी लगा। प्रशासन और व्यासपीठ के पुजारी तमाम लाव लश्कर के साथ ज्ञानवापी तहखाने पहुंचे। रात बिरात ताला खोला गया, सफाई की गई और देर रात ही पूजा भी शुरू हो गई। हमारे साथियों के फ़ोन्स पर देर रात में मैसेज और कॉल आते रहे कि बनारस में कुछ बड़ा होने वाला है। 1 फरवरी के दिन जब बनारस की नींद खुली तो प्रशासन की मौजूदगी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा हो रही थी। प्रशासन की तेज़ी सवालों में घिरी। कोर्ट ने 7 दिनों में पूजा बहाल करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, लेकिन हुक्म की तामील घंटों में हो गई। पूजा पाठ के बाद आम श्रद्धालु भी व्यास तहखाने के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, लेकिन मस्जिद पक्ष ये सब होने के बाद तहखाने में पूजा के आदेश को चैलेंज करने अदालत गया। जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज तक के पत्रकार संजय शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद कमेटी ने 1 फरवरी को भोर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया और वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की। मस्जिद कमेटी ने कहा कि प्रशासन के पास इस काम को जल्दबाजी और रात के अंधेरे में करने का कोई कारण नहीं था। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन की हिंदू याचिकाकर्ताओं के साथ मिलीभगत होने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। मामला 1 फरवरी को हाईकोर्ट पहुंचा फिर और 2 फरवरी को सुनवाई हुई, जिसमें मस्जिद कमेटी को कोई राहत नहीं मिल पाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि 4 तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हैं, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं है कि हिंदू पक्ष किस तहखाने में प्रार्थना करना चाहता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष 4 तहखानों में से एक व्यास तहखाने को मांग रहा है। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें कि वाराणसी ज़िला अदालत ने 17 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया कि डीएम वाराणसी को उक्त तहखाने का रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए, जिसके बाद 17 जनवरी को ही डीएम वाराणसी ने इस तहखाने की चाबी अपने हाथ में ले ली, जिस वजह से 31 जनवरी की रात वाली कार्रवाई करने में सहजता हुई। अब इसी 17 जनवरी वाले आदेश पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष से पूछा कि आपने 17 जनवरी के आदेश में जो डीएम को रिसीवर नियुक्त करने को की बात कही गई, उसे चुनौती क्यों नहीं दी। 31 जनवरी का आदेश एक परिणामी आदेश है। जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक ये अपील कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, टेक्निकल चीज़ बताई गई। वहीं कोर्ट में मंदिर पक्ष की ओर से मस्जिद पक्ष की याचिका पर सवाल उठाए गए। अपील सुनवाई योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया। सुनवाई में मस्जिद पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी मांग और सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की 6 फरवरी। अदालत में बहस के दौरान और क्या कुछ हुआ, आज तक के संवाददाता रोशन जायसवाल से सुनते हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि जो 1 हफ्ते का वक्त मिला है, वे वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा आप इसकी सुनवाई के लिए 6 फरवरी को आइए, तब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इसी बीच जब ये सब ऑर्डर कंप्लायंस कराया जा रहा था, उसके अगले दिन जिला जज की अदालत खुलते ही मसाजिद कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने जिला जज के न्यायालय का भी रुख किया, जहां से ये आदेश आया था, लेकिन इसके खिलाफ किसी तरह का नया आदेश देने के बजाय, चूंकि जिला जज रिटायर हो चुके थे,
तकनीकी पहलुओं को देखते हुए कोई नया आदेश नहीं आया, क्योंकि मसाजिद कमेटी ने 15 दिनों तक इस पर आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इसको नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख जिला जज में सुनवाई के लिए 6 फरवरी ही तय कर दी है। तो इसी मुद्दे पर आज दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के ऑफिस पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसे आयोजित किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत के फैसले और प्रशासन के एक्शन पर सवाल उठाए गए। सुनिए क्या क्या कहा गया। ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर ज़बरदस्ती कब्जा करके उसको मस्जिद बना लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट से अब रुक करते हैं ग्राउंड का। व्यास तहखाने में पूजा के विरोध में आज वाराणसी में मुस्लिम समाज की ओर से बंद बुलाया गया। आंशिक तौर पर इसका असर भी दिखा। दूसरी ओर आज जुमे की नमाज भी थी, जिसे लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास भीड़ भी जुटी। ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों ने मौजूदा हालात के बारे में क्या बताया, अब सुनिए। वाराणसी के मुसलमानों ने बंदी का आह्वान किया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वाराणसी को बंद करने की अपील मुस्लिम समुदाय के लोगों से की गई, वो अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें, और जिसका आज काफ़ी व्यापक असर देखने को भी मिला। जितने भी इलाके वाराणसी में हैं, चाहे दाल मंडी हो, चाहे सरायहाड़ा हो, चाहे वो नई सड़क का इलाका हो, चाहे वो बड़ी बाज़ार हो, जैतपुरा हो, ऐसे करीबन दर्जन भर इलाके थे जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की प्रतिष्ठानें नहीं खुली। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो वाराणसी में आज जुमे की नमाज को लेकर थी, जिसमें सबकी निगाहें वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर टिकी हुई थी। सुबह लगभग 1:45 बजे से नमाज होना शुरू हो जाती है, जिसके काफ़ी घंटों पहले से ही नमाजी लगभग 11:15 से 11:30 बजे के बीच में जुटना शुरू हो गए थे और लगातार नमाजियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि पुलिस जगह जगह बैरिकेड करके इनको रोकने की और इनको डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रही थी, जिसका काफ़ी असर भी देखने को मिला। और जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा नमाजी जुटे तो थे, लेकिन एक वक्त के बाद जब ज्ञानवापी मस्जिद में तादाद बढ़ती चली गई और नमाजियों के लिए जगह नहीं बची, तो पुलिस ने उनको रोका भी और वापस किया भी, ये बोल के कि वो कहीं और जाके नमाज अदा करे, जहां अपने इलाके मोहल्ले के इर्द गिर्द बाकी उनकी इबादत गाह है, बाकी मस्जिद है, वहाँ पर जाके नमाज अदा करे। नमाज शांतिपूर्वक ख़त्म हुआ और बनारस में तमाम इलाकों में भी पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल होने की खबर मिलती रही। कहीं किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं देखने को मिली। और इस समय हम वाराणसी के ही ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर खड़े हैं और ये रास्ता 4 नंबर गेट बाबा विश्वनाथ के दरबार को भी जाता है। और अभी देख सकते हैं एक पूरी तरह से सामान्य माहौल है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर नमाजियों की काफ़ी तादाद थी और सबसे अच्छी बात यह है कि साथ में ही श्रद्धालु भी जा रहे थे, दर्शन पूजन कर रहे थे और साथ ही साथ नमाजी भी जा रहे थे, उसी रास्ते से प्रवेश कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी माहौल ख़राब होता दिखाई नहीं पड़ा। इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम आप तक लेकर आएंगे। ये थी हमारी बड़ी खबरें। अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहले सुर्खी में बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ की राजनीति में आज क्या कुछ घटा, इन 2 दरीचों से आप समझिए। एक खिड़की में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। दूसरे विंडो में बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शनबाजी क्यों, एक एक करके आप समझिए। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव हुआ। बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में उतरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी पर बैलेट पेपर से छेड़खानी का इल्जाम लगाया। उस दिन जो कुछ भी हुआ हम उस पर एक डिटेल्ड शो कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज 2 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए। वहां बीजेपी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई वो आप सुन लीजिए। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था,
10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा न खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। दूसरी ओर आज 2 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। किस लिए? आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। आप सुनिए। हमारा तो सीधी सी मांग है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली की सत्ता पे बैठने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। एक तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन जो 90 करोड़ लोग हैं दिल्ली के, उनके लिए क्या कुछ करेगी चंडीगढ़ में जिस तरीके से वो इलेक्शन को कर रही है। देखिए, दिल्ली के जो लोग कह रहे हैं, दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे को शराब नीति में लूटा गया, हमारे को पैनिक बटन घोटाले में लूटा गया। कल जल बोर्ड के 4 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। 125 करोड़ का घोटाला जब अरविंद केजरीवाल खुद मुख्य थे उनकी नाक के नीचे हो रहा है। केजरीवाल से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दें। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने केजरीवाल को 31 जनवरी को समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल को आज यानी कि 2 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से एक बयान जारी कर ईडी के समन को गैर कानूनी बताया गया। ऐसा 5वीं बार हुआ है जब केजरीवाल ने ईडी के समन की अनदेखी की है। अगली सुर्खी झारखंड से है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन अब प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। जमीन घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन उन्हें असली झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस AM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि पहले झारखंड हाईकोर्ट में आपको जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सबसे पहले आप यहाँ कैसे आ गए? अगर हम सीधे यहाँ आने का एक केस स्वीकार कर लेते हैं तो सभी फिर सीधे यहीं आएंगे, और इन सारी बातों के बाद हाईकोर्ट भी तो एक संवैधानिक कोर्ट ही है। इसके बाद जिरह हुई और हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई, लेकिन जब दिल्ली में यह सब हो रहा था उस समय रांची में चंपई सोरेन राजभवन में अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। आप देखें। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ के पहले वो हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर गए और अपने शपथ के बाद अपने खेमे के 43 विधायकों को विदा भी किया। ये 43 विधायक झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो अब 10 दिनों बाद होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले तक हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में कैंप करेंगे ताकि उन्हें गठबंधन से तोड़ा ना जा सके। अगली सुर्खी हर्ष मंदर के यहाँ छापे से जुड़ी हुई है। रिटायर्ड IAS अधिकारी और समाजसेवी हर्ष मंदर के दफ्तर पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि CBI ने छापा मार दिया। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में CBI ने हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित NGO के ऑफिस पर छापा मारा है। बता दें कि हर्ष मंदर ने अमन बिरादरी नाम से गैर सरकारी संगठन शुरू किया हुआ है। हर्ष के इसी NGO को जो फंडिंग मिली है उसकी जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल ही CBI जांच शुरू की थी। इससे पहले साल 2021 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में हर्ष मंदर के घर पर छापा मार दिया था। उनके 2 NGO को लेकर ये जांच चल रही है। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम तमिजा वेत्री कड़गम TVK रखा है। कहा जा रहा है कि साल 2026 में जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे तब विजय चुनावी युद्ध में उतर सकते हैं। इस मौके पर अभिनेता विजयन ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि TVK भी किसी का समर्थन नहीं करेगा। इसका निर्णय हाल ही में आयोजित सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद की बैठकों में लिया गया। समाचार एजेंसी PTI से विजयन ने कहा कि मैंने पार्टी के काम को प्रभावित किए बिना उस फिल्म को पूरा करने का फैसला किया है जिसके लिए मैं पहले ही प्रतिबद्ध हूं और खुद को पूरी तरह से सार्वजनिक सेवा की राजनीति में शामिल करूंगा। मैं इसे तमिलनाडु के लोगों के प्रति अपना आभार मानता हूं। यह था आज का दिल ऑन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।